हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे आवास फाइनेंसेस की। आवास फाइनेंसेस काफी पॉपुलर स्टॉक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए स्टॉक के रिगार्डिंग मेरे को, तो स्टॉक पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कंपनी की कॉन कॉल में क्या डिस्कशन है, कंपनी का चार्ट क्या कहता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए या आप ऑलरेडी इसमें अगर पोजीशन ले चुके हैं तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए, आपको सेल कर देना चाहिए। वो सारी चीजें मैं आपका डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो कंपनी का जो चार्ट है आवास फाइनेंसेस का वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगर चार्ट को डिस्कस करें तो बेसिकली इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था लास्ट ईयर 2 Feb 2022 में 3340 का। और उसके बाद में आप देख रहे हैं स्टॉक के अंदर लोअर्स लोअर्स लगते गए और स्टॉक जो है एकदम बॉटम में आ गया नीचे, एकदम अभी 1340 के आसपास इसने भी बॉटम बनाया। दोबारा से इसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है और आज इसमें एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलाएगा। ऑलमोस्ट 1.65% की इसमें तेजी दिख रही है। अच्छे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं नीचे, आप ये जो वॉल्यूम देख रहे हो ना। तो नोटिस करने वाली चीज ये है कि जो स्टॉक इतने ऊपर चला गया था वो पहली बात तो इतना पिटा क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे उसके इतने गिरने का। और अगर आप इसको ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो स्टॉक में जो करेक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली आज के भाव से भी लगाऊं मैं तो लगभग 60% की करेक्शन इसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 60% को स्टॉक अगर नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसमें गलत है, तभी स्टॉक नीचे आ रहा है। और दूसरी चीज, अगर मैं आपको उसको रिवर्स करके दिखाऊं कि इसमें अपसाइड कितना है, अगर आप इसको आज परचेज करते हो, ठीक है, अगर आप ये बेट आज लेते हो, आपको लगता है कि नहीं ठीक है इतना स्टॉक गिर गया है, कोई नहीं, इसको आज परचेज करते हैं और देखते हैं कि कितना ऊपर तक हमारे पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो दैट इज 140%। तो अगर आप इसको आज परचेज करते हो तो अभी भी इसमें 140% का पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्टॉक इतना ज्यादा गिरा क्यों। ठीक है, तो मैं आपको लॉजिक ये बताता हूँ कि जो ये पिक आउट हुआ, बेसिकली मार्केट में एक नैरेटिव चलता है कि इसके अंदर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है और वो स्टॉक को सेल करता है इसलिए स्टॉक गिरता है। बट वो रीजन मुझे कहीं नजर नहीं आता इसके गिरने के अंदर, वो मैं आपको समझा देता हूँ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है क्या और कैसे ये स्टॉक गिरता है। तो अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न नोटिस करो तो आप देखोगे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो जून 2021 में 50.07% है और नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 11% से कम हो गई। तो प्रमोटर्स ने ये सेल अपने जून क्वार्टर के बाद किया। ठीक है, जून क्वार्टर के बाद मतलब कहने का ये है कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये बेसिकली जून क्वार्टर यहाँ शुरू होता है इसका। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सेलिंग करी, तो ये जो सेलिंग आई है ना जुलाई मंथ के अंदर, ये 2020 मंथ में ये वाली सेलिंग जो है प्रमोटर्स की सेलिंग है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद में आप देखो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कहीं पर भी सेल नहीं किया। तो मार्केट में जो ये न्यूज चलती है स्टॉक जो इतनी ज्यादा तेजी से गिरा है वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर के सेल करने के बाद से गिरा है। तो वो चीज मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी जस्टिफाइड होती नजर नहीं आती है। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने 2021 में ही सेल कर दिया था और जिसकी वजह से वो गिरावट जो आई थी मैं आपको वीकली में करके दिखाता हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वार्टर है सितंबर जो आप देख रहे हो ना, ठीक है, तो उन्होंने यहीं पे ये सेल कर दिया, ये वाला ये सेलिंग उन्होंने पहले ही कर दी थी। उसके बाद में जो ये तेजी आई है ये बेसिकली एफआईआई की बाइंग की वजह से आई है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक प्रमोटर सेल कर रहे थे वही स्टॉक एफआईआई बाय कर रहा था। अब यहाँ नोटिस करो कि जून में जो स्टॉक जो बेसिकली परसेंटेज थी 32% थी एफआईआई की, बढ़ करके ऑलमोस्ट 39% हो गई और एफआईआई दिसंबर तक 40% तक आ गया था। ठीक है, उसके बाद एफआईआई ने दोबारा सेल किया लास्ट ईयर मार्च से। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े और एफआईआई इंडिया से सेल करके जा रहा था क्योंकि इंटरेस्ट रेट की इश्यूज आ रहे थे, उनको बॉन्ड मार्केट में अच्छा पैसा मिल रहा था, तो ऑफकोर्स वो यहाँ से स्विच कर रहे थे। तो बेसिकली ये पूरा एक इसमें सिनेरियो है। तो ये कहना कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर सेल कर रहा है उसकी वजह से स्टॉक गिर गया, नहीं। स्टॉक गिरा क्यों? क्योंकि एफआईआई ने सेलिंग करी, हेल्दी सेलिंग करी, यहाँ पर पहला रीजन ये है। और दूसरा रीजन यहाँ पर ये है, जो आप ये पब्लिक देख रहे हैं इसके अंदर ये दो इंडिविजुअल जो आप देख रहे हैं, ठीक है, घनश्याम रावत, इनके पास में 1% का स्टेक था। इन्होंने इस साल मार्च आने से पहले इनका पूरा स्टेक जो है जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ इनकी होल्डिंग है नहीं, तो कुछ स्टेक इन्होंने सेल किया। ये कंपनी के अंदर आई थिंक सीएफओ है सुशील कुमार अग्रवाल, बेसिकली इनके पास में 3% का स्टेक हुआ करता था, अभी 1.55 दिखा रहा है मार्च तक। ठीक है, मुझे लगता है इन्होंने शायद ये पोर्शन भी सेल कर दिया हो। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के सीईओ थे लास्ट मार्च तक और इन्होंने रिजाइन कर दिया कंपनी से, अभी नए सीईओ आ गए कंपनी के। तो ये आप देख रहे हो 3% और 1%, ऑलमोस्ट 4% का स्टेक है। और 4% का स्टेक जब कोई लोग बेचते हैं किसी कंपनी में तो ये गिरावट तो नजर आएगी आएगी आपको। ठीक है, ये जो सेलिंग आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली इन दोनों की सेलिंग की वजह से ये जो कंपनी के दोनों मैनेजमेंट का पार्ट है। और जो इसमें से एक इंडिविजुअल है घनश्याम रावत, ये तो अभी भी कंपनी के साथ है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, सुशील कुमार अग्रवाल ने। तो ये सेलिंग इन्होंने करी है, प्लस एफआईआई ने करी है और कुछ पोर्शन रिटेल ने भी सेल करा है इसके अंदर। ये एक समझने वाली बात है। दूसरी चीज, आप इसमें एक चीज नोटिस करो, इसमें जो वॉल्यूम है देख रहे हो ये रेगुलरली बढ़ रहा है ना। यहाँ पे देखो सेल होता है, उसके बाद में अगर ये वाले कैंडल्स आप देखोगे ना तो ये इसके रेगुलर वॉल्यूम से ज्यादा है। पिछले ऑलमोस्ट आप देखोगे 1-2 महीने से ये जो वॉल्यूम है काफी ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट 1 ईयर के जितने भी कैंडल्स यहाँ बन रहे हैं। अभी लास्ट 1 महीने के अंदर वॉल्यूम इसमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब बाइंग और सेलिंग काफी ज्यादा हो रही है।
और ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हो काफी हैवी आ रहे हैं अब इसके अंदर। तो उसका क्लियर मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर अब हेल्दी बाइंग स्टार्ट हो गई है। ऑपरेटर कहीं ना कहीं इसके अंदर अब जो है एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि रिटेल की बाइंग से इतना इंपैक्ट नहीं आता, रिटेल के पास में ज्यादा परसेंटेज है भी नहीं इसका। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो बेसिकली जो मार्केट कैप है वो 11,000 करोड़ का है। बहुत अभी मिड कैप कंपनी, काफी अच्छा स्कोप है इसके पास ग्रो करने का। स्टॉक पी 25 है। स्टॉक पी जो है 25 का मेरे हिसाब से नॉर्मल है, मतलब बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है स्टॉक, नॉर्मल है वो इसीलिए क्योंकि इसको अगर मैं इसी से कंपेयर करूं तो उसके हिसाब से इसका जो मीडियन पी है 58 का है। तो अगर आप इंडस्ट्री लीडर का पी देखोगे तो इंडस्ट्री लीडर का जो पी है वो 19.4 का है। 19.4 का पी होने का मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है फेयरली वैल्यूड है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस आप देख रहे हो, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है, उसके बाद में इसका पी इतना आ रहा है। तो 19 का पी है एचडीएफसी का, ये मार्केट लीडर है, इसकी 5 लाख करोड़ से ज्यादा की इसकी मार्केट कैप है। तो ऐसे कंपेयर करोगे अगर आप तो इसका पी ज्यादा है आवास फाइनेंसेस का, लेकिन इसका पी 25 का इसलिए जस्टिफाई होता है क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी है, इसके पास आगे ग्रो करने का अच्छा स्कोप है और कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट्स किए हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो जो आरओसी है 9.5 की है, आरओई 14.2% की है कंपनी की, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। फाइनेंशियल कंपनीज की इतना ही होती है, ये एक एवरेज है मार्केट का। करेंट प्राइस 1400 का है, ऑलमोस्ट अपने टॉप से आधे से भी कम हो गया, 60% नीचे आ गया स्टॉक प्राइस। कंपनी का प्रॉफिट लॉस आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू जो है सिग्निफिकेंटली हर साल इंक्रीज कर रहा है, एक हेल्दी परसेंटेज 20% से ज्यादा कंपनी हर साल ग्रो कर रही है। ठीक है, कंपनी के पास में जो बेसिकली नेट प्रॉफिट है वो भी हर साल इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे होंगे 290 करोड़ था 21 में, फिर 357 हुआ, 430 करोड़ हो गया। तो काफी हेल्दी प्रॉफिट्स कंपनी कर रही है, उसके बाद भी स्टॉक प्राइस गिर रहा है, तो वो एक देखने वाला पॉइंट है यहाँ पे। बट स्टिल जो प्रॉफिट्स है काफी हेल्दी है। बैलेंस शीट आप नोटिस करेंगे, हेल्दी रिजर्व्स है कंपनी के पास 3000 करोड़ के, और कंपनी के बोरिंग्स है वो इंक्रीज कर रही है। तो आप ये बोरिंग्स को देख के ये मत समझना कि बोरिंग्स जो है ये एक नेगेटिव पार्ट है, ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग लोन लेते हैं फिर लोन आगे देते हैं, तो बेसिकली इनकी बोरिंग्स हमेशा आपको ज्यादा ही नजर आएंगी पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि जब भी इनका बिजनेस बढ़ता है तो उनको और लोन लेना पड़ता है वैसे करके। कोई भी बैंक है अगर आप उसमें बोरिंग्स देख रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बोरिंग्स ज्यादा लिए उन्होंने, बेसिकली यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो काम नहीं करता है। तो कभी भी आप किसी एनबीएफसी को एनालाइज करो तो डेट टू इक्विटी रेशियो पे ध्यान मत दो। तो नेट नेट कंपनी की बैलेंस शीट भी हेल्दी है बेसिकली। और कंपनी के अगर एनपीएस देखें तो एनपीएस वो होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको कहते हैं। आपने जो लोन दिया उसमें से कितना परसेंटेज ऑफ लोन है जो वापस नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे कंपनी का अगर आप नेट एनपीए देखोगे तो कम होता जा रहा है, मतलब ये 0.84 था पिछले क्वार्टर के अंदर, उसके बाद में 8.7, अब 0.68 हो गया है। तो 0.68 का एनपीए मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा एक कंपनी ने कंट्रोल किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने का तरीका ये है, तो अगर किसी कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का लोन बांटा है मार्केट में, और 100 करोड़ में से आप ये लगा लो कि 0.68% उसका एनपीए है, मतलब 68 लाख रुपीज जो है वो कंपनी को नहीं मिलेंगे वापस। ठीक है, वो पैसे जो है इनके बैड डेट्स देंगे, तो उसको एनपीए कहते हैं ये लोग। ठीक है, जो पैसा रिकवर नहीं कर पाती है कंपनी। तो बेसिकली ये काफी अच्छा परसेंटेज है इंडस्ट्री लेवल के ऊपर अगर आप देख के इसको कंपेयर करेंगे तो। और एनपीए कई बार पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इसलिए भी कम आता है क्योंकि कंपनी अपनी लोन बुक को इंक्रीज कर देती है। तो मैं आपको अगर इसको डिटेल में समझाऊं तो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी और कंपनी को एनालाइज करो, अगर वो लोन देती है चाहे वो किसी भी तरीके का लोन हो, फॉर एग्जाम्पल 2022 के अंदर आपने 100 करोड़ का लोन दिया। ठीक है, और 100 करोड़ के लोन के अंदर जो है आपका एनपीए जो परसेंटेज था पिछले साल में, वो आप कहते हो कि लगभग लगभग यहाँ पर 5 लाख का, 5 करोड़ का था। ठीक है, 100 करोड़ के लोन में 5 करोड़ का आपका एनपीए है, तो कितना परसेंट हो गया ये बेसिकली 5% का एनपीए हो गया आपका। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आप। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया, इस लोन को फॉर एग्जाम्पल आपने डबल कर दिया। ठीक है, आपके कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने इसको लोन को फॉर एग्जाम्पल मार्केट में नेक्स्ट ईयर कंपनी ने डबल लोन दे दिया, अपनी लोन बुक को इंक्रीज कर दिया। तो लेकिन कंपनी का जो एनपीए था लास्ट ईयर 5 करोड़ का था, तो एनपीए एकदम से तो बढ़ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एनपीए बढ़ने का एक टाइम पीरियड होता है। बेसिकली आप लोन देते हो, उसके बाद में कोई कस्टमर डिफॉल्ट करता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब ये है कि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आने वाले सालों में धीरे धीरे करके आता है। तो 200 करोड़ का लोन अगर आपने दिया है तो अगर उसमें एनपीए आएगा तो वो पिछले साल का ही आपको शो करेगा, और बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा परसेंटेज उसमें बढ़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं अभी भी कंपनी का एनपीए 5 करोड़ ही है, क्योंकि एकदम से तो कोई डिफॉल्ट नहीं कर देता। तो 5 करोड़ का अगर दोबारा से ही अगर एनपीए है तो परसेंटेज कितना हो गया, ये 2.5% हो गया ये। तो बेसिकली ये एग्जांपल देने का मतलब आपको ये है कि आप ये समझो कि एनपीए का जो परसेंट है ना, ये एनपीए परसेंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्वीक हो सकता है, इसमें कैच हो सकती है। वो कैच यही है कि अगर आपका लोन पिछले साल 100 करोड़ का था, 5 करोड़ का एनपीए आप दिख रहे हो, 5 करोड़ आप रिकवर नहीं कर पाओगे, तो आपका परसेंटेज इस लोन के ऊपर 5% आएगा। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट ईयर अपनी लोन बुक इंक्रीज कर दी, आपने लोन ज्यादा बांटे,
तो उसका मतलब आपका लोन मार्केट में कितना हो गया, 100 करोड़ से बढ़ के 200 करोड़ हो गया। अब आप 200 करोड़ पे अगर 5 करोड़ को कैलकुलेट करोगे अपने एनपीए को, तो जो आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो परसेंटेज 2.5% आएगा। तो कहने को तो यहाँ पे एक फॉल नजर आता है कि हाँ भाई, 2.5 कंपनी ने 50% से अपना एनपीए रिड्यूस कर दिया। लेकिन आपको ये भी समझना है कि कंपनी ने 100% से अपनी लोन बुक को भी इंक्रीज कर दिया। तो ये इसमें कैच है। तो हमेशा जो एनपीए कम होता है, जरूरी नहीं कि वो ठीक हो। क्यों? क्योंकि वो लैगिंग इंडिकेटर है। वो बाद में भी उसका इंपैक्ट आगे देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी उसको क्वार्टरली उसको मेंटेन कर पा रही तो अच्छी बात है। अगर मेंटेन नहीं कर पा रही है, वो ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी की लोन बुक इंक्रीज हो रही है, और वो इंडिकेटर धीरे धीरे करके आगे आपको शो करेगा। ठीक है? तो किसी भी कंपनी को आप एनालाइज करो, आप इन चीजों पर जरूर ध्यान दो। तो बेसिकली यही है इनका जो एनपीए है, वो 0.84 था, फिर अगले बार 0.87 हुआ, 0.68 हुआ। कहीं ना कहीं मैनेजेबल नंबर्स के अंदर कंपनी अच्छा काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है? अपने एनपीएस को सही मैनेज कर रही है। उसका एक रीजन ये भी है कि इनके जो अंडरराइटिंग प्रोसेस है वो काफी स्ट्रांग है। अगर मैं आपको इनकी कॉन कॉल दिखाऊं, तो कॉन कॉल में कंपनी ने डिटेल में समझाया वो सारी चीजों को। जिससे मैंने आपको बताया, इनके नए सीईओ आए हैं, सचिंदर बिंदर। तो इन्होंने सारे ये आंसर्स किए हैं यहाँ पर। और एक चीज जो आपको बताता हूँ, ये एकदम लेटेस्ट कॉन कॉल है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने बताया अपनी कॉन कॉल में, कि इन्होंने बताया कि जो इनके प्रमोटर्स हैं, उन्होंने अपना एक भी परसेंट अपना स्टेक सेल नहीं किया है। इनके प्रमोटर्स कौन है? प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स। उन प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने अपना एक भी परसेंट अभी 2021 के बाद से सेल नहीं किया है, और उनका आगे भी कोई प्लान नहीं है सेल करने का। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अपने प्रमोटर्स से रेगुलरली बात करते रहता है। तो मार्केट में एक डर बना हुआ है इस समय इन सभी कंपनीज को लेकर के, कि इन सभी से मतलब ये है कि आवास और एक और कंपनी है होम फर्स्ट करके, तो उसमें भी यही इशू है कि जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, उसकी होल्डिंग है, वो जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ता है उसको सेल कर देता है। तो लेकिन 2021 से उन्होंने सेल नहीं किया है, तो वो डर अभी है नहीं। मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में भी वो लोग सेल नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा पिट चुका है। और इतने सस्ते में तो कोई अपने स्टॉक को बेचेगा नहीं, जिसको पता है कि मेरा स्टॉक आगे जाकर के अच्छी कंपनी है, तो डबल भाव पे बिक जाएगा। तो बेसिकली मैनेजमेंट ने खुद बताया यहाँ पर कि उनके प्रमोटर सेल नहीं करेंगे अपने स्टेक को। और कंपनी यही कहती है, कंपनी जुडिशियसली बोरो करती है अपने फंड्स को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमेशा कोशिश करती है कम रखने की। और आवास फाइनेंस ने टेक्नोलॉजी पे बहुत पैसा खर्च किया है। जैसे आप देख रहे हो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेल्स फोर्स, म्यूलसॉफ्ट, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं ये लोग। अंडरराइटिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने सेल्स प्रोसीजर को ईजी कर रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने डिलॉयट को हायर किया है एज अ कंसल्टिंग फर्म, जो इनके डिजिटल जर्नी को थोड़ा सा फ्रेम करेगी, ईजी करेगी, इनको स्ट्रेटेजिकली हेल्प करेगी। तो अच्छा पॉइंट है ये भी कंपनी के लिए। कंपनी स्मार्टली सोच रही है डिजिटलाइजेशन की तरफ आने वाले दिनों में। और ये इन्होंने बोरिंग कॉस्ट के बारे में समझाया है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो सारी चीजें आपको बहुत लेंथी और कंफ्यूजिंग लगेगी। नेट नेट आप ये समझो, कंपनी का जो बिजनेस है वो स्ट्रांग है, और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो भी स्मार्टली काम कर रहा है। और इसमें एक क्वेश्चन जो, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया कि जो इनके मैनेजमेंट ने बोला था कि जो स्टेक है वो सेल नहीं कर रहे हैं इनके प्रमोटर्स, तो वही चीज दोबारा से कंफर्म करी गई। तो और सचिंदर बिंदर ने हमें दोबारा कंफर्म किया कि उन्होंने अभी तक 2 साल में सेल नहीं किया, और वो आगे भी सेल नहीं करेंगे। काफी फॉर्मली उन्होंने इसको कंफर्म किया है। तो यही एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मार्केट में जो नैरेटिव है इक्विटी प्लेयर्स का बार बार निकल करके आता है, तो वही चीज इसमें सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो डर है लोगों के मन में, वो डर आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ने वो कंफर्मेशन दिया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो लिखा है वहीं पे लिखा हुआ है। तो नेट नेट यही पूरी कॉन कॉल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही था कि कंपनी जो है टेक्नोलॉजी पे अच्छा पैसा खर्च कर रही है। दूसरी चीज, कंपनी ने डिलॉयट को हायर किया है। और तीसरी चीज, इनका जो प्रमोटर ग्रुप है वो अपने स्टॉक को नहीं सेल करेगा। और यही सारी चीजें आपको इन पीपीटी में देखने को मिल जाएगी। जैसे टेक्नोलॉजी का पूरा इन्होंने एक रोड मैप बताया हुआ है किस तरीके से होगा। ठीक है? कंपनी ने यहाँ पे अपने अंडरराइटिंग जितना भी इनका स्ट्रांग ये काम कर रहे हैं, कोई लोन देते हैं तो डबल डबल चेक करते हैं किसको लोन दिया है, कैसे करके उनकी पेमेंट ये रिसीव करेंगे। वो सारी चीजों को, सोर्स ऑफ इनकम वगैरह कंपनी चेक करती है अंडरराइटिंग के अंदर। वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ बता रखी है। तो ये पीपीटी आप चेक कर सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे जाकर के, सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। तो की पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। और नेट नेट कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे स्टॉक काफी स्ट्रांग लगता है। ठीक है? कंपनी ऑल टाइम हाई रेवेन्यू पे बैठी है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स कर रही है। ठीक है? प्राइवेट इक्विटी प्लेयर की जो सेलिंग का जो नैरेटिव है वो मार्केट में गलत है। सस्ते पीई पे कंपनी अभी अवेलेबल है। अगर आप उसका पीई रेशियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने मीडियन से आधा हो गया हैगा। ठीक है? कंपनी की ग्रोथ हेल्दी है, स्टॉक प्राइस यहाँ पर है, अभी भी इसके अंदर जो अपसाइड पोटेंशियल है वो काफी हेल्दी है, 140% का है। तो अगर आप इसमें यहाँ कहीं के भाव पे फंसे हैं, तो ऑफकोर्स आप खुद भी स्टॉक को नहीं बेचेंगे इतने लॉस में आकर के, तो है ना। बट मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक अच्छा एवरेज बन सकता है, आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अपना एनालिसिस एक बार जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है? क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क आपका है, तो डिसीजन भी आप खुद लेंगे। मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ स्टॉक के बारे में। जो भी सोर्सेस इसमें अवेलेबल हैं, इनकी एनएससी की वेबसाइट पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जो भी कमेंट्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, उसको देखने के ऊपर, दैट्स इट। नेट नेट ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए। आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो भी यहाँ बन सकती है। ठीक है? इसके नीचे आने के स्टॉक के चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो नहीं हो सकती।
स्टॉक अगर 60% करेक्ट हुआ तो 5-10% और नीचे करेक्ट हो सकता है। बट अगर आप सोचोगे कि करेक्शन हो फिर खरीदूंगा, तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक आपका वेट करेगा, स्टॉक ऊपर निकल सकता है। तो आप स्मॉल क्वांटिटीज में इसको बाय कर सकते हैं, स्टैगर्ड वे में छोटी छोटी क्वांटिटी आप बाय करते जाएं और अपने एवरेज को मेंटेन करते जाएं। अगर आप ऊपर कहीं फंसे हैं स्टॉक के अंदर, यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट करिए, एवरेज आउट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब चलना शुरू करेगा तो फिर वेट नहीं करेगा किसी की, क्योंकि स्टॉक हेल्दी है, प्रॉफिट्स कंपनी के हेल्दी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, वो सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। अगर ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक भी आएगा ना, तो आपको मेरे ख्याल से 10% का मौका और देगा यहाँ से। अगर ये इस भाव से मैं देखूं, अगर यहाँ से नीचे कहीं पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट मुझे यहाँ कहीं दिखता है 1180 के आसपास, तो अगर ये यहाँ कहीं पे दोबारा से करेक्ट होता है 15% के आसपास, तो नेट नेट हो सकता है कि स्टॉक आ जाए इस लेवल पर, ये वाला जो इसका सपोर्ट है। बट जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे पहला एक सपोर्ट तो इसका 1266 1266 के आसपास भी है। तो अगर यहाँ पे भी आपको मिल जाए 1260, तो बहुत अच्छा एक रेंज है। पहले 9% का सपोर्ट है, उसके बाद 15% पे आके सपोर्ट है। आप पहले इसी को कंसिडर करो, आप यहीं पर ये स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हो, और उसके बाद में अगर आपको मौका मिले दोबारा से, तो एक अच्छा पॉइंट है, आप दोबारा से कर लो। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स को बाय करने के लिए ये सब अपॉर्चुनिटीज होती है मार्केट में। कोई भी स्टॉक अगर पिट रहा है तो एक अच्छा रिटेल इन्वेस्टर के लिए मौका होता है कि आप उसको खरीद लो, और स्टॉक को 1 2 3 साल 5 साल के एंगल से खरीदो, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ, तभी रिटर्न बनेगी। ऐसा नहीं है कि आज आप खरीदोगे कल इसमें रॉकेट लग जाएगा और ये स्टॉक डबल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी बुल रन सेंटिमेंट्स हैं, थोड़ा हो सकता है थोड़े दिनों के अंदर दोबारा से थोड़ा करेक्शन आए, फिर दोबारा से बाजार ऊपर जाए, तो वो अप एंड डाउन चलता रहेगा बाजार में। लेकिन आपको अच्छे स्टॉक्स अगर लेने हैं तो आपको गिरे हुए भाव पे लेने होंगे, क्योंकि काफी लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए कि 200 डे के ऊपर जाएगा तो लेंगे। अगर आप 200 डे का वेट करोगे तो फिर आपको वो भाव देख रहे हो आप 1900 2000 के आसपास है कहीं वो, तो इतना महंगा आपको क्यों लेना है? अगर आपको स्टॉक में कन्विक्शन है, आपको मैनेजमेंट में कन्विक्शन है, तो आप नीचे से ही उसको एक्यूमुलेट करो, छोटी छोटी क्वांटिटीज में, बल्क में बाय मत करो, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा और करेक्शन हो जाए, आपको अच्छा मौका मिलेगा दोबारा लेने का। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस, और कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स देखते हुए कंपनी अच्छी है। नेट नेट थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, लगभग 1 से 2 साल इसमें लगेंगे स्टॉक को ऊपर जाने में। बट ये है कि फंडामेंटल्स अच्छे होने के कारण, और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर इसमें सेल नहीं करेगा। मैं बार बार कम से कम 4 5 बार ये बात बोल चुका हूँ आपको, क्योंकि मार्केट में नैरेटिव बहुत ज्यादा है। जिससे भी बात करो वो स्टॉक के रिगार्डिंग वो यही कहता है कि इसमें प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है वो सेल कर देगा। लेकिन प्राइवेट इक्विटी प्लेयर की सेलिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया ना हो चुकी है कहीं, इस वाले ये वाले सेक्शन के अंदर ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर की पूरी सेलिंग है इसमें, ये पूरा पोर्शन जो है। उसके बाद में उन्होंने सेलिंग नहीं करी है, सारा गेम जो किया है एफआईआई ने किया है, डीआईआई ने किया है, और जो इनके इंटरनल जो दो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने सेल किया है। बट अब वो सारी चीजें हो गई हैं, उन्होंने अपना सेल कर दिया है, एफआईआई डीआई ने बाय कर लिया है, सेंटीमेंट्स क्लियर हो रहे हैं, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। आप अपना डिसीजन खुद लें, एक बार दोबारा से इसको अपना एनालिसिस करें। आपका कोई भी स्टॉक से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर कमेंट करूंगा। और आपको वीडियो के अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैंने अपने चैनल पे और भी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, ये सभी वीडियोस को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये सभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, अच्छे भाव पे अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म की कंपनीज हैं, सारे फंडामेंटल्स मैंने आपको समझा रखे हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, वीडियो अगर पुराना है इसका मतलब ये नहीं कि उसके फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं, फंडामेंटल्स कंपनी के लॉन्ग टर्म में सेम रहते हैं। तो अगर आप इन स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं या आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है, आप इन सभी और अच्छे स्टॉक्स अगर आप ढूंढ रहे हैं जो मैं अपने पोर्टफोलियो में भी खरीद रहा हूँ, मैंने वो भी यहाँ शेयर करे हुए हैं, तो आप इन वीडियोस को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।